हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं गेट बी 2020 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और उसके सॉल्यूशन के बारे में। मेरा नाम है अनुभव यादव। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। इसके पहले हमने 3 वीडियो में कवर किया है सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा सलाह है कि आप पहले जाकर उन्हें एक बार देख लें। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 31, इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स वर्क्स फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल। ऑप्शन बी कहता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ thousands of electron volt for most metals। ऑप्शन सी कहता है of the order of hundreds of electron volts for most metals। the maximum energy required for the emission of photoelectrons from a metal। क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? Right answer is option A, the minimum energy required for the emission of photoelectrons from a metals। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है देखिए, द सेल ऑर्गेनेल abundant in the liver for detoxification of drug and toxicants is। आपके सामने ऑप्शन ये है, अटेम्प्ट कीजिए वीडियो पॉज करके। गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और ये पॉलीसोम्स। क्या होगा इसका आंसर? द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे ज़्यादा जो मदद करता है वो कौन करता है? SER। कुछ और जैसे आपके पास सेल ऑर्गेनेल है और उसका फंक्शन दिया है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किस नाम जानते हैं? पावर प्लांट या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? 2 काम होता है, एक तो लिपिड प्रोडक्शन में और दूसरा ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? तो वो प्रोटीन प्रोडक्शन में काम करता है। इस पर राइबोसोम रहता है, यहीं पर ये प्रोटीन बनता है और साइटोप्लाज्म में भी बनता है। इसके बाद कहता है एक्सपोर्ट आउट टू द सेल। गोल्गी ऑपरेटर्स का क्या काम है? प्रोटीन को मॉडिफाई करता है और उसको एक्सपोर्ट करता है सेल से बाहर। शिपिंग डिपार्टमेंट ये संभालता है। पेरोक्सीसोम क्या करता है? लिपिड का डिस्ट्रक्शन करता है। जो लिपिड बेकार हो गया है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। ये क्या करता है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम को रखता है पेरोक्सीसोम। इसको हम लोग इसी कारण क्या कहते हैं? सिक्योरिटी एंड वेस्ट रिमूवल। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडेड बैग के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या है? रिसाइकलिंग एंड सिक्योरिटी। प्रोटीन को ये डिस्ट्रैक्ट करता है या फिर जो सेल बेकार हो गया रहता है उसको एंजाइम के थ्रू डिग्रेड करता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है, इसका नाम क्या है? P450। ये ज़्यादा मदद करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, टिंडल इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ। टिंडल इफेक्ट आप लोगों को पता है क्या होता है? ये किससे रिलेटेड है? एमॉर्फस सॉलिड, वोलेटाइल सॉल्वेंट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन या गैस से? क्या चीज से रिलेटेड है? देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, टिंडल इफेक्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाया गया है। सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, वहीं पर कोलाइडल ऑल सस्पेंशन जो है ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या है? जब आप किसी सॉल्यूशन में या फिर कोलाइड या सस्पेंशन में आप एक लाइट देते हैं तो वो देखते हैं कि अपने लाइट को वो स्कैटर्ड करता है। इसको हम लोग टिंडल नामक वैज्ञानिक सबसे पहले खोजा था, इसी कारण इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं जिस पर हम लोग बहुत ज़्यादा बात करें, ये आप सभी को पता ही होगा, आई एम श्योर। ठीक है,
इसके अलावा एक यहाँ पर जानने वाली बात है कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। एमॉर्फस सॉलिड उसको हम लोग कहते हैं जिसका ना तो कोई शेप होता है और वो क्रिस्टलाइन भी नहीं होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है। इसका एटम और मॉलिक्यूल भी ऑर्गेनाइज नहीं होता है एक लैटिस पैटर्न में, जैसे प्लास्टिक और जेल, ये सारा जो एग्जाम्पल है एमॉर्फस सॉलिड का है। तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो यहाँ सस्पेंशन है नहीं दिया हुआ। कोलाइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मिल्क है, और क्या है, फ्लोर एंड वाटर, आटा और पानी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है, द एंजाइम यूज्ड टू सील स्टिकी एंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इज, आपके सामने ऑप्शन है ये, डीएनए लाइगेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। क्या होगा इसका आंसर, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए सील करने के लिए, जबकि आपको पता है एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज का क्या काम है, डीएनए को कट करना। एंडोन्यूक्लियेज क्या कर सकता है, ये कहीं से भी कट कर सकता है, बीच से भी, है ना। जबकि एक्सोन्यूक्लियेज जो है केवल ये जैसे आपका इंड है तो ये इंड पे वर्क करेगा, है ना, ये साइड में। जबकि एंडोन्यूक्लियेज आपके डीएनए को, ये आपका डीएनए फ्रेगमेंट है तो ये बीच से भी कहीं से भी कट कर सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, ये अगर एमआरएनए है आपका, एमआरएनए से क्या बनाता है, ये आपका डीएनए बनाता है। ये एमआरएनए है, इससे आपका क्या बनेगा, पहले सीडीएनए बनेगा, सीडीएनए, उसके बाद क्या बनेगा, इसका फिर डीएनए का कॉपी बनता है। यहाँ पर पूछ रहा है सील, तो सील कौन करता है, ये डीएनए लाइगेज जो है ये सील करता है। ये कैसे सील करता है, ये देखिए बहुत ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अच्छा सा, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कैसे सील करता है। देखिए यहाँ पर जो एटीपी इसमें लगता है, उसके बाद ये फिर एक फॉस्फेट लगता है, एडीपी बन के बाहर आ जाता है, इसको सील करता है। बहुत ही बेसिक सा सवाल था। अब अगला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक्स, कहता है निम्न में से कौन एंटीबायोटिक्स है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, किस प्लेटिन, वेलियम, क्लोरामफेनिकॉल, एस्पिरिन। अटेम्प्ट कर लिए होंगे आप लोग। देखिए एंटीबायोटिक्स कहते किसको हैं, एंटीबायोटिक्स एक तरह का ड्रग है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो मेनली क्या करता है, इनहिबिट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, स्पेशली बैक्टीरिया को, है ना। ये वायरस पे काम नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। एंटीबायोटिक्स उसको कर, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स आप लोगों को पता ही होगा कौन सा था, पेनिसिलिन था। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, किस प्लेटिन, वेलियम, क्लोरामफेनिकॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, क्लोरामफेनिकॉल। ये एक एंटीबायोटिक्स है ना। ये तो एक दर्द की दवा है ना। आप लोग, आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, तो ये देख कर ही लगता नहीं होगा। वेलियम जो है एक तरह का ड्रग है, वेलियम इज मेडिसिन, जिसका या काम क्या करता है, एंजाइटी में या फिर दर्द में इसको हम लोग यूज करते हैं। इसका नाम क्या है, डायजेपेटिन दूसरा नाम है, और किसप्लेटिन एक तरह का कीमोथेरेपिक एजेंट है जिसका यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, है ना। देखिए ये सारे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, क्लास है, जैसे पेंसिलिन का ये सारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, एमॉक्सिसिलिन, उसके बाद ये टेट्रासाइक्लिन में देखिए टेट्रासाइक्लिन, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसका एक स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन होता है। तो हम यहाँ पर बात करें क्लोरामफेनिकॉल कैसे एक्ट करता है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। तो कैसे रोकता है, तो ये पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है इसको ही ब्लॉक नहीं बाइंड होने देता है।
प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स प्रोटीन बाय बाइंडिंग irreversibly to the bacterial 50S राइबोसोम सब यूनिट। 50S राइबोसोमल सब यूनिट जो है उस पर ये बाइंड कर जाता है और पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज को नहीं करने देता है आगे, है ना। तो इसका ये कैसे काम करता है क्लोराम्फेनिकोल, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब अगला सवाल देखिए क्या है। In a dihybrid cross, Mendel's law of independent assortment can be best described by। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सबसे अच्छा कौन दर्शाता है इसमें? देखिए ये तो आपका आएगा, तो इससे जो भी प्रोडक्ट आएगा क्या होगा, वो आपका एक ही तरह का होगा, तो इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने की बात ही नहीं आती है। ये फिर टेस्ट क्रॉस पे बात आ जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बस कुछ नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला ये सवाल था। ये देखिए, ये अगर आता है तो आपका सारा क्या आ जाता है, हाइब्रिड आ जाता है। ये आता है तो ये दोनों भी नहीं होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिखाता है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। ए एंड बी टुगेदर है 1210 रुपीज। इफ 4/5 of A's amount is equal to 2/5 of B's amount, how much money does B have? कहता है A और B दोनों के मिला के कितना है, 1210 रुपया है। यदि A का 4/15 हिस्सा बराबर है B के 2/5 हिस्से के बराबर, तो B के पास कितना पैसा होगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, जिसको मैथ का थोड़ा भी बहुत बेसिक पता होगा उससे बन गया जाना चाहिए। देखिए इसका कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान सा। क्या करेंगे, सिंपली 4/15 है आपका, ये किसके पास है, तो ए का है, ये बराबर है किसके पास, बी के पास 2/5 अब ये बी का, है ना। देखिए कुछ नहीं, आप सिंपली क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 4 और 5 को अगर आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 20A आएगा, है ना। और 15 गुने 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा, 30, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत बी, है ना। अब इसको आप रेशियो में तब्दील कर दीजिए, तो A अपॉन A बटे B बराबर क्या हो जाएगा, 30/20 हो जाएगा ये, है ना। कुछ नहीं, आप इसको यहाँ रहने भी दे सकते हैं, या फिर ये 0 और ये 0 कट गया, बचा कितना, 3 और 2। देखिए रेशियो में आ गया। इस रेशियो में कहता है A और B, मतलब A प्लस B बराबर कितना है, 1210 रुपया दिया हुआ है ना। तो ये कितना है, 3 और 2 मतलब 5 यूनिट, 3 और 2 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 1210 रुपया है ना। तो इसलिए एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, अगर आप डिवाइड करते हैं 5 दूनी 10, 242 आएगा एक यूनिट बराबर। इसको अगर आप भाग देते हैं तो इसी कारण बी का हिस्सा कितना है, 2 है। तो सिंपली अगर आप इसको गुना करिएगा 2 से तो कितना आ जाएगा, 484 आ जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आपका, अगर आप इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको डिटेल से सॉल्यूशन भेजेंगे और व्हाट, है ना। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 38। एन एलोप्लास्ट इज इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट
imparting color to the plants, regulation of cellular osmolarity, storage of फैट्स और लिपिड। देखिए एक ऑयलोप्लास्ट है, मतलब क्रोमोप्लास्ट का जो एक सेल में ऑर्गेनेल होता है उसका पार्ट है, उसका काम क्या है पूछ रहा है सवाल। तो आप बताइए क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा। ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इम्पार्टिंग कलर टू द प्लांट्स, चलिए क्लोरोप्लास्ट का जो कुछ पार्ट होते हैं वो ये काम तो करता है। ऑस्मोलरिटी भी रेगुलेट करने के लिए सेल में एक दूसरा पार्ट होता है, इसको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। तो ये देखिए इलिमिनेशन से आप दो चीज़ को एलिमिनेशन कर सकते हैं। अब ये और ये बचा, देखिए ऑयलोप्लास्ट, ऑयल नाम से लग रहा है ऑयल, लिपिड या फैट, तो इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में कुछ और फैक्ट है, देखिए जैसे ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड को मेनली हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट, जिसको आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलता है, क्लोरोफिल के कारण ये हरा होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। क्रोमोप्लास्ट ये कलरफुल पार्ट प्रोवाइड करता है, स्पेशली फ्लावर को, फ्रूट को या अदर पार्ट को, लीफ को। जैसे इसमें मेन पिगमेंट जो होता है जंतोफिल और भी पिगमेंट होता है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है और इसका मेन काम जो होता है स्टोरेज करना। तो ये 3 तरह का होता है। एमाइलोप्लास्ट में क्या चीज़ को ये स्टोर करता है, ये स्टार्च को ये स्टोर करता है, ये क्या चीज़ को, स्टार्च को। ऑयलोप्लास्ट क्या चीज़ को, ये फैट एंड लिपिड को स्टोर करता है, जो आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रोटीनियोप्लास्ट नाम से ही क्लियर है, प्रोटीन को ये स्टोर करता है, किसको, प्रोटीन को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलरिटी, वही वैक्यूल्स हमने बात कर लिया है इसको। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर अक्रॉस ए पुल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ इन मीटर्स ऑफ द ट्रेन। देखिए सिर्फ आपको ये एग्जामिनर देखना चाह रहा है कि आप में सोचने की शक्ति कितना है। बहुत ही आसान है सवाल, आपको एक बहुत ही बेसिक सा इसमें चीज़ मालूम होना चाहिए कि ऑपरेशन जब भी होता है तो यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ क्या चीज़ में पूछ दिया है, मीटर्स में। तो डेफिनेट है कि इसको आपको पहले चेंज करना होगा। और यहाँ देखिए टाइम क्या चीज़ में दिया गया है, सेकेंड में दिया गया है, तो इसको बदल लेना होगा आपको मीटर पर सेकेंड में। बदलने के लिए बहुत ही आसान, क्या करेंगे, 60, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से गुना करना होगा, है ना, 1000 से गुना कर दिए। अब घंटा है, घंटा को भी किस में बदलना होगा आपको, सेकेंड में। तो सिंपली 1 घंटा को अगर यहाँ 1 घंटा था तो इसको मिनट में बदलें, 60 मिनट, और सेकेंड में बदलने के लिए आपको फिर से कितना से गुना करना होगा, 60 से। सिंपली ये 60 और ये 60 कट गया, बचा कितना, ये 0, ये 0 कट गया। अब पूछ रहा है आपके पास कितना आ गया, 100/6। तो ये कितने समय में पार कर रहा है, डिस्टेंस है निकालना आपको। तो 9 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस भाई पार करेगा। तो बहुत ही 3 तिया 9, 2 तिया 6, इसको अगर आप कटाइएगा तो कितना आएगा, 150, ओह सॉरी सिर्फ 50 आएगा, ये कुछ नहीं है 50। तो अब आपके पास क्या आया, 50 गुने 3, ये आप सिंपली गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 150। तो ये आपका राइट आंसर है, 150 मीटर जो होगा ये ट्रेन का डिस्टेंस होगा, है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सरल सा जवाब और सवाल भी सरल सा ही था। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल्स एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, हीट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेव होता है क्या। वेव कुछ भी चीज़ नहीं है, सिंपली अगर आप देखें तो अगर आप कोई भी मीडियम है उसमें अगर आप वाइब्रेट करते हैं
तो वो प्रोपगेट करने लगता है एक जगह से दूसरी तरह से, है ना। उसी को हम लोग वेव कहते हैं। जैसे आप सिंपली पानी है, पानी में अगर आप एक कंकड़ फेंकें तो देखिएगा कि वो पानी हिलने लगता है, या फिर कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है उस पर आप देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो उसमें एक वाइब्रेशन होता है, तो उसी को हम लोग वेव कहते हैं। वेव कई तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस वेव को कहेंगे जिसको प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे। जैसे इसमें क्या आएगा? जैसे सनलाइट, रेडियो वेव, एक्स रे, हीट वेव भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो आपको ऑप्शन से ही दो चीज़ तो क्लियर हो रहा है, हीट वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स भी इसी का पार्ट आ गया। एलिमिनेशन मेथड से आप इसको आसानी से बना सकते थे। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। साउंड वेव जो है एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहेंगे और कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? सबसे पहले वेव क्या है? एन ऑसिलेशन दैट ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। मैकेनिकल दो तरह का वेव, एक मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका तो हमने बात कर ही दिया, जिसको प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मैकेनिकल वेव को प्रोपगेट करने के लिए इसमें एक मीडियम की आवश्यकता होती है ना। जैसे अब इसमें आता है वेव का दो मेन ब्रॉड ग्रुप होता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए इसको आप फिगर से समझिए। जैसे ये देखिए, सिंपली आप एक रस्सी लेते हैं, उसको अप एंड डाउन कीजिए, ये जो एक वेव बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। और ये लॉन्गिट्यूडनल, ये देखिए ये वाला लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा, है ना। देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का, क्या क्या आएगा? तो लाइट वेव आएगा, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टॉर्सन वेव और हीट वेव, ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव। कौन सा वेव होगा? साउंड वेव। इसमें एक और बात याद रखिएगा, जैसे आपको तीन मीडियम दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो सबसे स्पीड जो है साउंड वेव किस में ट्रेवल करेगा? सबसे स्पीड सॉलिड में ट्रेवल करेगा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। गैस में सबसे स्लो साउंड स्पीड ट्रेवल करता है, जबकि लाइट वेव को मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये वैक्यूम में भी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये वैक्यूम में भी चलेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है और कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है मीडियम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और ये एक तरह का कौन वेव है? मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का आप फिर से एक बार देखिए, ये देखिए ये जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है, इस तरह से, है ना। यहाँ पर एक और हीट के लिए चीज़ देखिए, हीट कैसे प्रोपगेट करता है? तो मेनली तीन मेथड्स हैं। एक तो रेडिएशन फैल रहा है, कंडक्शन जो है ऑब्जेक्ट उसी में ये एक जगह से दूसरी तरफ जा रहा है, कन्वेक्शन उसी मीडियम के अंदर कर रहा है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे हमें एक एनर्जी मिलती है जिससे हम और वीडियो आप लोगों तक ला सकें। आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर anubhavacademy@01@yahoo.com। Thank you for listening.